हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज़ वाईके रस्तोगी। आज हम लोग यहाँ पर एसएससी जेईई के मेंस जो हैं, मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2 का एसएससी जेईई 2017 का एक क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का है। कई सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ में कैलकुलेटर भी, और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब, और उसके साथ साथ टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, 1 बार का प्रेशर दिया हुआ है, एंड दैट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 8 बार। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट स्टेट 1 पे आपको जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया हुआ है। स्टेट पॉइंट 2 पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, अवस्था 2 पर जो मिल रही है, अवस्था 2 पर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ प्रेशर दिया हुआ है। स्टेट पॉइंट 2 पर सिर्फ प्रेशर दिया हुआ है, 8 बार प्रेशर है। अच्छा, स्टेट 1 से स्टेट 2 गैस कैसे जा रही है, किस प्रोसेस से जा रही है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि एडियाबेटिकली। सो एडियाबेटिकली कंप्रेशन हो रहा है स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है कि इट इज़ देन कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद में स्टेट 3 एक अवस्था आपको मिलेगी, और स्टेट 3 जो है वो आपको कैसे मिलेगी, ये आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर कूलिंग कराकर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में फर्दर एक्सपेंड कराया जा रहा है उसको आइसोथर्मली, सो एज टू रीच द कंडीशन फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड। तो कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टेट पॉइंट 1 से स्टार्ट किया था, तो वापस से हमें किसी स्टेट पॉइंट पर पहुँचना है, हमें स्टेट पॉइंट 1 पर पहुँचना है। तो स्टेट पॉइंट 1 पर जब हम पहुँचेंगे तो ये स्टेट पॉइंट 3 से स्टेट पॉइंट 1 कैसे मिल रहा है, तो हम एक्सपेंशन करा रहे हैं गैस का, और कैसे करा रहे हैं, आइसोथर्मली। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस है आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान, एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ये हिंदी में हम इसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, वो अपने सराउंडिंग, मतलब अपने वातावरण के साथ में किसी भी प्रकार की हीट का आदान प्रदान नहीं करता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती हैं, जिनसे एक एडियाबेटिक प्रोसेस को गवर्न किया जाता है, ठीक है, वो होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके बाद में जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। आइसोकोरिक सम आयतनिक प्रक्रम, एक ऐसा प्रक्रम जिसके दौरान आयतन जो है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ऐसे प्रक्रम को सम आयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। सम आयतनिक प्रक्रम की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है, जिसके थ्रू इस प्रोसेस को गवर्न किया जाता है, वो होती है P/T दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो इस प्रोसेस के दौरान, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी प्रोसेस है जो कि स्टेट पॉइंट 3 को स्टेट पॉइंट 1 में चेंज कर रही है, वो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
टेम्परेचर नियत रहता है, तापमान नियत रखा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम जिसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार मैंने डिटेल्ड वे में देख लिया है कि क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके हिसाब से देखा कि किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं। स्टेट पॉइंट 1 पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है और प्रेशर भी दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। स्टेट पॉइंट 2 पर हमें सिर्फ प्रेशर दिया गया है। स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 में आने का जो तरीका है वो एडियाबैटिक प्रोसेस से है। स्टेट पॉइंट 2 से स्टेट पॉइंट 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। स्टेट पॉइंट 3 से वापस इनिशियली अपने पॉइंट पर लौट के आ रही है, तो ये स्टेट पॉइंट 1 हो गया। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तीनों का गवर्निंग इक्वेशन मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर आप देखें तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, है ना। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हुए अगर वापस अपने स्टेट में आ जाता है तो ऐसे प्रोसेस को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है या साइक्लिक प्रोसेस हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, बिकॉज इट्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। तो प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के एंड में, एंड मतलब यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टेट पॉइंट 2 से। एंड कहाँ हो रहा है? स्टेट पॉइंट 3 पे। तो हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो दैट मीन्स कि हमें P3 जो है ये कैलकुलेट करना है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग। कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के एंड में प्रेशर क्या होगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। तो एंड पॉइंट पर हमें प्रेशर चाहिए, दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए? P3 चाहिए। 3 पॉइंट पर हमें, स्टेट पॉइंट 3 पर हमें प्रेशर चाहिए। सेकेंड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2 के बीच, स्टेट पॉइंट 2 और स्टेट पॉइंट 3 जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग प्रोसेस है, उसके दौरान कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमें निकालना है। और थर्ड है नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द साइकिल। तो नेट वर्क डन और हीट ट्रांसफर्ड साइकिल के दौरान कितना हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है, स्टेट पॉइंट 1 पर वॉल्यूम है V1 0.1 मीटर क्यूब। V1 is given as 0.1 meter cube. Temperature T1 is given as 300 Kelvin. Pressure P1 is given as 1 bar. तो ये तो स्टेट पॉइंट 1 की जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दी गई है वो है। स्टेट पॉइंट 2 पर हमें प्रेशर दिया गया है P2 जो कि है 8 बार। बस यही इंफॉर्मेशन हमारे पास न्यूमेरिकली जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पर एक पीवी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उस पीवी डायग्राम में डिफरेंट प्रोसेसेस को इंडिकेट करेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। तो एक पीवी डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले स्टेट पॉइंट 1, तो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज द स्टेट पॉइंट 1। स्टेट पॉइंट 1 से कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब है कि प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, और ये जो प्रोसेस हो रही है कैसी हो रही है, ये प्रोसेस एडियाबैटिकली हो रही है। दैट मीन्स कि पीवी की पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से गवर्न हो रही है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया।
उसके बाद में फिर जो सेकेंड प्रोसेस है ये आपका स्टेट पॉइंट 1 है, ये स्टेट पॉइंट 2 है। अगर आप देखेंगे तो स्टेट पॉइंट 2 से स्टेट पॉइंट 3 के बीच में जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट, पीवी डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन जो होती है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। ये आपने कूलिंग की है 2 to 3 प्रोसेस, ये आपने कूलिंग करी है और ये कूलिंग आपने जो की है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे की है। दैट मीन्स कि V2 इज इक्वल्स टू V3। क्लियर है। उसके बाद में फिर जो थर्ड प्रोसेस है जो 3 to, आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 to 1। चूंकि प्रोसेस हमारा कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, इसलिए वापस से इनिशियली हमें स्टेट पॉइंट 1 पे पहुँचना है, लेकिन जाना कैसे है, आइसोथर्मली। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंशन का प्रोसेस है जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये प्रोसेस हमने दिखाया है। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है, चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो गवर्निंग इक्वेशन क्या है, P/T दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है PV आरेख पर, मतलब PV डायग्राम हमने इसका बना दिया है। और हमें जो है बाकी के जो आंसर्स करने हैं वो क्या क्या आंसर्स करने हैं, तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था क्या क्या हमें आंसर करने हैं। हमें एक निकालना है P3, दैट मीन्स कि थर्ड पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना है, P3 फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है P3। उसके साथ साथ हमें 2 to 3 के दौरान हमें जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमें निकालनी है। सो दैट मीन्स कि हमें DU निकालना है, या फिर आप ये कह सकते हैं, हम इसको ऐसे ले सकते हैं U3 माइनस U2। ठीक है, U3 माइनस U2 आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और थर्ड जो निकालना है आपको वो है नेट हीट ट्रांसफ़र और नेट वर्क ट्रांसफ़र पूरी साइकिल के दौरान। ठीक है, तो हम Q नेट हमें निकालना है एंड W नेट निकालना है कि Q नेट कितना होगा और W नेट कितना होगा। ये हमें सारी चीज़ें निकालनी है। ये हमारे पास गिवन डेटा है, ये हमने उसका PV डायग्राम बना लिया है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस को एनालाइज करेंगे। प्रोसेसेस को एनालाइज कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम 1 से 2 प्रोसेस लेंगे। ठीक है, मैं प्रोसेस ले रहा हूँ 1 से 2। 1 से 2 जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जिसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। 1 से 2 प्रोसेस में लगाएंगे तो ये आ जाएगा P1 V1 की पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो अब आप ये कहेंगे कि हमें गामा की वैल्यू इस पर्टिकुलर गैस के लिए नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन उसने दो चीज़ें आपको दी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने Cp की वैल्यू आपको दी हुई है और Cv की वैल्यू भी उसने आपको दी है। ठीक है, गामा क्या होता है, Cp/Cv दैट इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ से गामा आपको मिल जाएगा 14.3/10.2। ठीक है, सो गामा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो दिस वैल्यू कम्स 1.4। ठीक है, सो गामा की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 1.4। सी P1 गिवन है, P2 गिवन है, V1 गिवन है, बट V2 इज अननोन। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, हालांकि V2 पूछा नहीं गया है लेकिन हमें V2 फाइंड आउट करना है, तभी हम P3 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो V2 फाइंड आउट कैसे होगा, तो हम लोग V2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, V2 की पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू,
तो V2 के साथ में क्या है, P2 है, तो P2 को हम इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P1 अपान P2 इंटू V1 की पावर गामा। अब यहाँ पर गामा पावर आ रही है तो आप गामा रूट ले लेंगे, दोनों तरफ हम गामा रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा V2, ये आ जाएगा P1 अपान P2 की पावर 1 अपान गामा इंटू V1। अब जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट कर लेते हैं। प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर 8 बार दिया है, दिस इज 1 अपान 1.4 इंटू V1 की वैल्यू है 0.1। तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.0226 मीटर क्यूब। ये आपका 2 स्टेट पॉइंट पर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, स्टेट पॉइंट 2 पर वॉल्यूम निकाल लिया गया है और वॉल्यूम आ रहा है 0.0226। एक बार आप लोग भी ना कैलकुलेशन साथ साथ करते रहेंगे और इससे आपकी जो है कैलकुलेटर पर भी प्रैक्टिस बन जाएगी कि किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं, और एक साथ ही साथ रीचेक भी होता रहेगा कि मैंने जो यहाँ पर कैलकुलेशन शो की हैं वो सही है या नहीं सही है, तो वो भी चेक हो सकता है। ठीक है, एक बार आपने वॉल्यूम निकाल दिया, अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है जिसे आप कंप्रेस कर रहे हैं एडियाबेटिकली। तो अगर एक आइडियल गैस जो है वो आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस में जाती है तो उसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन क्या है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू RT। तो यहाँ से अगर मैं P एलिमिनेट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से P एलिमिनेट करना चाहूँ तो इसमें क्या P की वैल्यू क्या निकालूंगा, P इज इक्वल्स टू RT अपान V, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा तो ये आ जाएगा RT अपान V इंटू V की पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। R हमें सभी को पता है कि R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, तो हम इसे दूसरी तरफ भेज देंगे, ये कांस्टेंट के साथ जाके मिल जाएगा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा TV की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अभी हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया है C डैश। C डैश क्या है, C डैश इज इक्वल्स टू C अपान R, जहाँ पर C भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट, तो आप देखिए हमें यहाँ पर एक नई गवर्निंग इक्वेशन मिल जाती है। अगर कोई आइडियल गैस एक एडियाबेटिक प्रोसेस में रुद्धोष्म प्रक्रम में जाती है तो हम उसके लिए TV की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी इक्वेशन को गवर्न किया जा सकता है। तो हम लोग मूव करेंगे ना नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई थी V2 की वैल्यू कितनी मिली थी, V2 इज इक्वल्स टू 0.0226 मीटर क्यूब। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रोसेस 2 to 3 है वो प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कूलिंग हो रही है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पर जो PV डायग्राम बनाया था उसमें ऑलरेडी लिख रखा है कि V2 इज इक्वल्स टू V3। ठीक है, तो V2 V3 के बराबर है, सो दैट मीन्स कि V3 विल आल्सो बी V2 0.0226 मीटर क्यूब। अब हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है TV की पावर गामा -1, किस प्रोसेस पे, 1 से 2 प्रोसेस के दौरान। तो 1 से 2 प्रोसेस के दौरान जो कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और इसमें जो गैस है वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। ठीक है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं TV की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा T1 V1 की पावर गामा -1
दैट इज T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमें जो निकालना है वो निकालना है T2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों बीच का एक इक्वेशन और लेके चल रहा हूँ, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से T2 निकालेंगे तो T2 क्या आ जाएगा, V1 अपान V2 की पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। सो V1 का वैल्यू कितना है, सो V1 का वैल्यू है 0.1 मीटर क्यूब अपान V2 का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.0226 मीटर क्यूब, पावर हो जाएगी 1.4 माइनस 1 और T1 दिया हुआ है 300 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में T2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 543.43 केल्विन। ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी आप जब टेम्परेचर के साथ डील करते हैं तो वो टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, तभी आपका टेम्परेचर जो आंसर्स होंगे वो सही आएंगे। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में वर्क करेंगे तो मे भी कभी कभार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कभी कभार हो सकता है कि डिग्री सेंटीग्रेड से करने पर भी आंसर सही आ जाए। वो एक विशेष कंडीशन होती है, जब हम दो टेम्परेचर्स को माइनस करते हैं तो आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस करिए तब भी डिफरेंस वही आता है, और चाहे आप केल्विन में माइनस करेंगे तब भी वही आएगा। तो उस केस में आंसर कभी कभी सेम आ जाते हैं, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड से करिए चाहे केल्विन से करिए। बट मेरा सजेशन यही है कि जब आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लीजिए, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके ही यूज़ करिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर T2 मिल गया है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 1 से 2 प्रोसेस पर PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का यूज़ किया और वॉल्यूम निकाल लिया 2 पॉइंट पर। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने 1 से 2 प्रोसेस को एडियाबैटिक और इसमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हुए TV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रखा और T2 फाइंड आउट कर लिया। तो अब अगर आप देखिए तो हमारे पास दो पैरामीटर्स यहाँ पर जो था, स्टेट पॉइंट 2 पर हमें प्रेशर पहले से पता था, लेकिन हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया है और टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इनिशियली जो आपका PVT, यहाँ पर भी तीनों अवस्थाएं दी हुई थी, और PVT यहाँ पर भी हमने तीनों जो है प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, स्टेट पॉइंट 3 पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास गवर्निंग इक्वेशन है वो है P/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक स्लाइड और ऐड करेंगे। हम प्रोसेस ले रहे हैं 2 to 3, और 2 to 3 प्रोसेस जो है वो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जिसकी गवर्निंग इक्वेशन है P/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो P/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को अगर हम 2 to 3 प्रोसेस पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा P2/T2 दैट इज P3/T3। शायद अब आप समझ गए होंगे कि T2 निकालना क्यों आवश्यक था, क्योंकि हमें तो चाहिए P3, हमें क्या निकालना था P3, लेकिन P3 बिना T2 के नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले से इसको कर लिया। ठीक है, T3 भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, T3 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से T3 हमें मिल जाएगा एक बार अगर हम प्रोसेस 2 to 3 को एक बार यहीं पर रोक दें और प्रोसेस 3 to 1 को एक बार एनालाइज कर लें, तो प्रोसेस 3 to 1 जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर हम इसे एनालाइज कर लेते हैं तो हमारा P जो है वो आसानी से निकल आएगा। प्रोसेस 3 to 1 एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम 3 to 1 प्रोसेस को लगाते हैं तो ये आ जाएगा P3V3 दैट इज इक्वल्स टू P1V1। P1V1 भी हमें पता है, और V3 जो है वो V2 के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ अननोन बचता है P3। तो P3 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, P3 इज इक्वल्स टू P1V1 अपान V3। तो P1 की वैल्यू कितनी थी, तो P1 की वैल्यू 1 बार थी, इंटू V1 की वैल्यू 0.1 मीटर क्यूब और V3 की वैल्यू 0.0226 मीटर क्यूब।
तो यहाँ से जो प्रेशर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4.42 बार। देखिए यही हमारा पहला आंसर है जो कि पूछा गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के एंड में कितना प्रेशर होगा। तो P3 हमें निकालना था, तो P3 जो है वो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे और यहाँ से T3 फाइंड आउट करेंगे। हम लोग अब प्रोसेस लिखिए, इनिशियली हम लोगों ने प्रोसेस लिया 1 से 2, उसके बाद 2 to 3 प्रोसेस को थोड़ा सा होल्ड किया और प्रोसेस 3 to 1 को पहले एनालाइज कर लिया। अब हम प्रोसेस 2 to 3 को वापस से एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए अननोन है T3, तो हम T3 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप T3 को फाइंड आउट करोगे तो T3 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P2 इंटू T2। तो P3 कितना निकाल के आए, P3 आया है 4.42 अपॉन P2 है 1 और ये है 500। T2 की वैल्यू 543.43, तो 543.43। अगर आप इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये वापस से आ रहा है 300 केल्विन। दैट मीन्स कि थर्ड पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर 1 पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 to 1 प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रेशर फाइंड आउट किया है वो प्रेशर हम लोगों ने सही निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे कि क्या पूछा गया। प्रेशर हम लोगों ने निकाल दिया है। अब पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लोज्ड सिस्टम के लिए लेते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस DU। DU इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस जो है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है नॉन फ्लो प्रोसेसेस में वो होता है 0। सो डेल्टा W विल बी इक्वल्स टू 0। किसके लिए, फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। और यहाँ पर प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस ही है। ठीक है, प्रोसेस कैसा है, नॉन फ्लो प्रोसेस है। तो डेल्टा W का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पर डेल्टा Q जो होगा वही किसके बराबर होगा, वही DU के बराबर होगा। अब अगर आप चेंज निकाल रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू DU। कौन सी प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस। और 2 to 3 प्रोसेस आपका कैसा है, 2 to 3 प्रोसेस आपका कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट दी जाती है तो ये आपका आ जाएगा U3 माइनस U2 दैट इज Q 2 to 3। तो 2 to 3 के दौरान जो आपने हीट दी है वो हीट कैसे निकालेंगे, mCV डेल्टा T। तो डेल्टा T का मतलब हो गया T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। क्लियर है। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज हम लोग देख रहे हैं, तो m की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो देखिए हमारे पास में सारे पैरामीटर इनिशियल पॉइंट पर दिए गए थे, तो उन्हीं से हम लोग निकालेंगे। देखो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू mRT। तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं PV अपान RT की हेल्प से। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया PV अपान RT। तो ये कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, 1 पॉइंट पे निकाल रहे हैं। CV का वैल्यू हमें दिया गया है, T3 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है और T2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, T3 का वैल्यू 300 है और T2 का वैल्यू 543.43 है। ठीक है, तो वही सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। एक स्लाइड और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा U3 माइनस U2। वैल्यू क्या क्या रखनी है, P1 कितना है, 1 × 10⁵। अब आप कहेंगे आपने अभी तक P1 का वैल्यू कभी भी 1 × 10⁵ करके नहीं रखा। हाँ, जहाँ पर रेशियो जा रहे थे, जहाँ पर P का रेशियो लेना था
तो दोनों ही वैल्यू बार में थी, ठीक है, तो बार बार कैंसिल हो जा रहा था वहाँ पर, तो इसलिए हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हमें मास निकालना है और मास निकालने के लिए हमें प्रेशर को एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा मास जो है वो किलोग्राम में आएगा। तो P की जो वैल्यू है वो 1 बार की जगह 1 × 10⁵ मैंने रखा है, जो कि मैंने इसको चेंज किया है किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। V1 का वैल्यू 0.1 मीटर क्यूब, ये SI यूनिट में दिया हुआ था। R का वैल्यू, अब आप कहेंगे कि R का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन R का वैल्यू के लिए हमें दिया हुआ था। तो एक बार आप जरा स्लाइड नंबर 1 पे पहुंचे, यहाँ देखिए उसने Cp का वैल्यू दिया है और Cv का वैल्यू दिया है। एक फार्मूला हम लोगों को पता है कि Cp - Cv = R, Cp - Cv = R। तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा कितना, 14.3 - 10.2, सो दिस वैल्यू कम्स 4.1। ओके, यूनिट सेम रहेगी, किलो जूल पर केजी केल्विन। सो ये यूनिट किलो जूल में है, लेकिन SI यूनिट में हमें किलो जूल में नहीं रखना है, हमें वैल्यू रखनी है जूल में, ठीक है। तो हम वैल्यू रखेंगे 4.1 × 10⁻3। सो ये वैल्यू आ गई, R की वैल्यू 4.1 × 10⁻3 इंटू T1 की वैल्यू केल्विन में दिया हुआ है 300 केल्विन। सो ये तो हमारा आ गया मास। CV का वैल्यू कितना दिया था, तो CV का वैल्यू 10.2 × 10⁻3, वहाँ पर भी किलो जूल में दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने वापस से इसको रखा है। T3 की वैल्यू T1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि 3 to 1 प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो 300 - 543.43। सो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस वैल्यू कम्स इन निगेटिव, और ये वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का 20.186 किलो जूल। दैट मीन्स कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक कूलिंग प्रोसेस के दौरान हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, सिस्टम से हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। सो यहाँ से ये जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट internal energy decreases during the process 2 to 3। तो 2 to 3 प्रोसेस के दौरान जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है, ठीक है। सो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या होगा। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया कि व्हाट इज द चेंज। हालांकि उसने पूछा नहीं है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसने पूछा है अगर आप 20 पॉइंट जो भी आंसर आया है 186, अगर आप वो भी लिख दोगे और ये माइनस साइन का इंडिकेशन नहीं भी बताते हो तब भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटर यही होगा कि अगर आप माइनस साइन को एक बार इलेबोरेट कर दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा आपकी कॉपी को चेक करते हुए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो पार्ट है वो है नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द साइकिल। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। आप जानते हैं कि जो पीवी डायग्राम होता है, इसी डायग्राम को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम, सूचक आरेख कहते हैं। पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीवी डायग्राम ही एकमात्र ऐसा डायग्राम है जो सीधा सीधा वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व है वही आपका क्या होता है, वही आपका वर्क डन होता है, कितना आपको वर्क मिलेगा या देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये तो कंप्रेशन का प्रोसेस है, एक्सपेंशन के प्रोसेस में आपको वर्क मिलता है, कंप्रेशन में आपको वर्क देना पड़ता है, बट ओवरऑल यहाँ पर जो है वो आपको वर्क देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका वर्क भी निगेटिव आएगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम को दिया जाने वाला वर्क होता है हमेशा निगेटिव।
अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा है प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को साइक्लिक प्रोसेस के लिए लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को साइक्लिक प्रोसेस के लिए लेते हैं तो क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो भी हीट इंटरेक्शन होता है साइकिल के दौरान वो वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। थर्ड ऑप्शन में हमसे पूछी दो चीज़ें गई हैं, लेकिन अगर आप एक भी निकाल देंगे तो दूसरा उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो जो वर्क डन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हीट ट्रांसफर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो हीट इंटरेक्शन होता है वो वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमें वर्क निकालना है, नेट वर्क डन की अगर मैं बात करूँगा तो नेट वर्क डन होगा जब W1 से 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 1। आप जानते हैं कि बीच वाला जो वर्क डन है वो जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस है। नॉन फ्लो प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही चीज़ें हैं कि कंप्रेशन के दौरान आपने क्या वर्क किया है और एक्सपेंशन के दौरान आपको क्या वर्क मिला है। तो 1 से 2 प्रोसेस है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1 प्लस एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है P3 V3 ln ऑफ V1 अपान V3। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। चाहें तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, चलिए इसी को यूज करते हैं, चेंज करने की क्या ज़रूरत है, हमने सारे पैरामीटर्स निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर P1 की बात करेंगे तो P1 जो होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ इंटू 0.1 माइनस P2 8 बार प्रेशर दिया होता है, 8 इंटू 10⁵ इंटू 0.226 सॉरी 0.0226 निकाला है हम लोगों ने, इंटू 0.0226 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1 प्लस P3 4.42 इंटू 10⁵ V3 is same as V2 because the 2 to 3 process is constant volume process, तो 0.0226 ln of V1 is 0.1 and V3 is same 0.0226। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ से जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा W नेट इज इक्वल्स टू माइनस 5.45 किलो जूल। सो दिस इज द नेट वर्क डन। अच्छा, ये देखिए वर्क डन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए बेटर है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, अगर ये हमारा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, तो दी जाने वाली हीट पॉजिटिव, प्राप्त होने वाला वर्क पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट की जाने वाली हीट निगेटिव, सिस्टम को दिए जाने वाला वर्क निगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पिछली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। तो हमारा जो W नेट आया है वो निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब यह है कि आपको वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पर। सो निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन indicates that work is done on the system। सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है।
क्लियर है ना। तो हमें डब्ल्यू नेट निकल आया है, अब हमें क्यू नेट भी निकालना है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या कहता है कि जो भी हीट इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्यू नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो डब्ल्यू नेट के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू भी -5.45 किलो जूल होगी। अब अगर आप माइनस साइन का मतलब यहां पर देखते हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सो दिस इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो माइनस साइन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस मच ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट heat is rejected from the system। सिस्टम से यहां पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। क्लियर है। देखिए पहला प्रोसेस एडियाबेटिक था तो हीट का कोई आदान प्रदान उसमें हो नहीं रहा है। सेकेंड प्रोसेस जो है वो आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, जहां पर हीट रिजेक्शन होगी, जहां पर हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। थर्ड प्रोसेस जो है वो है आपका कौन सा प्रोसेस है, एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन में हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वर्क आउटपुट मिलता है। एक्सपेंशन में हमें वर्क प्राप्त होता है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो दो ही जगह पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान और आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो हीट इंटरेक्शन होता है वो वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान किसी भी तरीके का इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर हम चाहते तो क्यू नेट को भी निकाला जा सकता था बाई द हेल्प ऑफ फार्मूला, बट कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, और चक्रीय प्रक्रम के दौरान जो हीट इंटरेक्शन होता है वो वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। तो वर्क इंटरेक्शन को हम लोगों ने निकाल लिया है, इसलिए हीट इंटरेक्शन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी में आपका टाइम वेस्ट होगा। कई स्टूडेंट्स हीट इंटरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे और उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो आप इस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है और आपको 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया, बहुत ही डिटेलिंग करके बताई है। आप चाहें तो मतलब अगर आप कॉपी पे करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना शायद मेरे इस वीडियो को बनाने में लगा है ना। आपको डायरेक्टली बट आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रैक्टिस करिए, उन्हें पढ़िए नहीं, उन्हें समझिए नहीं, उन्हें करिए, उन्हें करके देखिए। जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है। तो जितने भी मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इस बार एसएससी जेईई मेंस देना है, वो लोग ध्यान दें। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आज डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में आऊँगा और आपके सामने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, एलेबोरेट करूँगा। पूरा जो भी उसका बैकग्राउंड होगा उसके साथ, जैसे यहाँ पर भी है, मैंने पूरे बैकग्राउंड के साथ में आपको चीज़ों को समझाया है, वैसे ही हम पूरी प्रॉब्लम्स को एलेबोरेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इसे शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो एसएससी जेईई मेंस इस बार लिखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।